अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, आज के बदलते हालात के तनाजुर में ये प्रोग्राम अहमियत रखता है क्योंकि इसमें हम गुफ्तगू करेंगे ख़ास तौर पर अमरीकी सदर के वो बयानात कि जिसमें उन्होंने ईरान डील को इब्राहिम अकॉर्ड से मशरूत कर दिया है। इसके साथ साथ बेहतरीन डील होगी या कोई डील नहीं होगी ये उनकी जानिब से कहा गया है और खलीजी ममालिक से उनकी जानिब से ये कहा गया है कि वो भी इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बन जाए। उसके साथ साथ अमेरिका ईरान जंग का ऊंट किस करवट बैठेगा, इस सब हवाले से बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें मौजूद हैं अब्दुल्ला गुल साहब, चेयरमैन जवानान पाकिस्तान। उनके साथ साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, दिफाई तज्जियाकार कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब, दिफाई तज्जियाकार और डॉक्टर खाकान नजीब साहब माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब। सर, क्या देखते हैं ये मामलात जो हम शुरू दिन से बात करते रहे हैं कि अमरीकी सदर एक पल में कुछ और बयान देते हैं और अगले ही लम्हे उनका बयान बदल जाता है। क्या दबाव है? वो क्या खुद किसी जहनी दबाव का शिकार है या किसी और ताकत का दबाव है उन पर कि वो किसी एक चीज पर कायम रह ही नहीं सकते और पूरी दुनिया को एक हेजान में मुब्तला किया हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान कियानी साहब। देखें, हम मिलके दुआ तो कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको ज़हनी सेहत अता फरमाए। ये हम ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि जिस किस्म का उनका सिलसिला चल रहा है उससे कम से कम किसी को दिखा दें। वो अच्छे डॉक्टर हैं अमेरिका में बहुत, और इस किस्म की बातें करने से सवाए इसके कि आप जो दूध है वो गंदा करके देना चाहते हैं, ये नहीं मानेंगे। देखें ना, लूजर्स कांट बी चूजर्स। और जब आप मैदान जंग में आपके लिए प्रॉब्लम हो, लोग कहते थे डोनाल्ड ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल हैं, लेकिन आई थिंक कि अब जो हालात बन गए हैं अमेरिका के अंदर, ही इज क्वाइट प्रेडिक्टेबल नाउ। और सबसे बड़ी इसके अंदर बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो उनके ऊपर बहुत सारे दबाव हैं। एक तो एप्स्टीन फाइल का भी दबाव है, आपको पता है। जाहिर है जब इंसान की जवानी में बहुत सारी इंसान से कोई कोताहियां कमियां हो जाती हैं, लेकिन जब बुजुर्गी के लेवल पे 80 साल के करीब पहुंच जाए तो वो चीखें, वो ऐसी बातें फिर इंसान को हॉन्ट करती हैं। ये दिस इज वन रीजन। जो दूसरा उसका रीजन ये है कि जाहिर है उसको वो ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स के तौर पर इसराइल इस्तेमाल करता है। अब्राहम अकॉर्ड उस मुआहदे का नाम है जो कब का दफन हो चुका, और उसको दफन ना आपने किया, ना मैंने, ना कर्नल आबिद ने, ना जो है वो ब्रिगेड साहब ने, बल्कि ये दफन हुआ अपने ही अमेरिका की वजह से। उन्होंने जो हमला किया और इसराइल की जो हरकतें थीं और जो आज तक जारी हैं, उसकी वजह से ये एक मुआहदा खत्म हो गया। इसी तो तरीके से इस मुआहदे के सर चीदा निकात, सॉरी आपको जो है मैंने इंटरप्ट किया, लेकिन सर इसके चीदा निकात क्या हैं? क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे नाजरीन, मैं चाहूंगा कि उनके लिए आप एक्सप्लेन कर दें ताकि जरा उनको पता चले कि ये चाहते क्या हैं इस मुआहदे के जरिए। देखिए, इसमें सिर्फ वो चाहते हैं, सबवर्जन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बिल्कुल आप जो है वो ज़हन आपके तब्दील हो जाएँ, आप अमेरिका की तरह सोचना शुरू कर दें, इसराइल को कबूल कर लें और इसराइल के साथ आप अगर बहुत दोस्ताना नहीं तो कम से कम एक डिप्लोमेटिक वर्किंग रिलेशनशिप आप कायम कर लें। साथ ही साथ ये है कि वो तमाम की तमाम शर्तें जो, क्योंकि लंबा-चौड़ी बात है, ब्रिगेड साहब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कर्नल साहब भी जानते हैं, लेकिन उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सीधी सी बात यह है कि इसराइल को हर हालत में आप बरतर दिखाएं। लेकिन अमेरिका की इन पॉलिसियों से आज इसराइल जो है वो तन्हा हो गया। जो यूरोप उसके अंदर कोई उसका गमख्वार था, कुछ 4 लोग उसके लिए बोलते थे, अब वो भी नहीं बोल रहे। अब तो बल्कि स्पेन ने तो अपना सफीर भी बुला लिया, इटली के साथ मामलात खराब हो गए और अब तो ये कहा जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन का एसोसिएट मेंबर के तौर पर जो इसराइल को रखा था वहां से भी उसको बर्खास्त किया जाए। तो इसराइल तो दुनिया में तन्हा होके आया। तो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों ने न सिर्फ अमेरिका को तन्हा किया बल्कि इसराइल के लिए भी मुसीबत बना दी। और ये प्रेशर सिर्फ 27 अक्टूबर 2026 तक रहेगा, जब इंशाल्लाह ताला नेतन्याहू जो है वो जेल जाएगा इंशाल्लाह ताला। आप और मैं जरूर उस पर प्रोग्राम करेंगे। तो जब वो जेल जा चुका होगा उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब की ये जो आनियां जानियां हैं ये कोई किसी काम की नहीं रहेंगे। आई थिंक मैं सिंपल सा कि वो सैबोटाज करना चाहते हैं, वो इस मुआहदे को बर्बाद करना चाहते हैं। उनकी नीयत में फतूर है, उनके वो बदनीयत हो चुके हैं और वो पाकिस्तान को जो कामयाबियां पाकिस्तान हासिल कर रहा है वो पाकिस्तान की कामयाबियों को कमजोर करना चाहते हैं। आई थिंक दिस इज नॉट प्रॉपर वे।
अगर जी। वो रोजाना एक नई शर्त और उनका दफ्तर खारजा किधर है, वो क्यों नहीं दफ्तर खारजा? मार्को रूबियो इतने अरसे के बाद नजर आए, उससे पहले वो पता नहीं कहाँ जो है वो खामोश होकर बैठ गए थे। डोनाल्ड ट्रंप को अभी अगर इतना ही वजीर खारजा बनने का शौक था तो बिल्कुल ठीक। सदारत से उतर के वजारत खारजा पे चले जाएं, ठीक हो ज्यादा गए। अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। कर्नल साहब, ये जिस तरह से सारे मामलात आगे बढ़ते जा रहे हैं, यूं लग रहा है कि जैसे अब बिल्ली थैले से बाहर आती जा रही है, क्योंकि अब इब्राहिम अकॉर्ड जो है वो एक मेन पॉइंट बन गया है कि शायद अब इसराइल को तस्लीम करवाना, इसराइल के लिए रास्ते ओपन करना और तमाम दुनिया में उसको जो है एक जो है वो सारी ताकत का सरचश्मा बनाकर बिठाना ही इसका मकसद था। जी देखिए, क्योंकि सब जानते हैं जी, जो अमेरिका में इजरायली लॉबी है वो बहुत स्ट्रांग है। फिर जो गल्फ स्टेट्स हैं उनमें से बहुत सारों के साथ इजराइल के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, अमेरिका की वहाँ पे बेसिस हैं। तो जाहिर है जब ये वाली बैकग्राउंड है जी, तो डेफिनेटली एक इन्फ्लुएंस है अमेरिका का तो इन गल्फ स्टेट्स की स्पेशली फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बहुत स्ट्रांग, आप कह लीजिए कि उनकी स्टीयरिंग पावर है। तो इसी स्टीयरिंग पावर को इस्तेमाल करते हुए वो जो इजराइल के लिए लेवरेज लेने की कोशिश करते हैं। इब्राहिम अकॉर्ड भी एक ऐसा ही अकॉर्ड था और है, और जिसकी कोशिश की जाती है कि इजराइल को तस्लीम कर लिया जाए। और आपको पता है कि पैकेट तरीके से तो कोई 3 मुल्क उसको तस्लीम कर भी चुके हैं। तो आई थिंक कि ये बट इसके ऊपर अगर आप देखें तो जो इस इलाके की मिडिल पावर्स हैं, जिसमें ईरान है, पाकिस्तान है, उनका स्टैंड बहुत क्लियर है। और पाकिस्तान का स्टैंड तो अगर आप देखें तो इवन कायद-ए-आज़म ने, जो हमारे फाउंडिंग फादर हैं, उन्होंने वो प्रिंसिपल दे दिया था कि फ़लस्तीन के बारे में पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी, कश्मीर के बारे में क्या होगी, और जो अरब क्वेश्चन है उसको पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कैसे एड्रेस करेगी। तो आई थिंक कि ये पाकिस्तान की जितनी एफर्ट थी, और जो पाकिस्तान ने इतनी एफर्ट की है बहुत सिंसेरिटी से की है, बहुत ही आप कह लीजिए कि अनपार्टिसन होके की है और बहुत पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है। उसका रीज़न ये था कि रीजन जो है वो फिर एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ना चला जाए। रीजन क्योंकि पहले ही एक बहुत वॉलेटाइल जगह पे सिचुएटेड है और लोकेटेड है, और इसके साथ साथ जियोपॉलिटिकली भी बहुत ही आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट्स हैं बहुत सारी स्टेट्स। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये एक वर्लपूल क्रिएट हो जाए, डोमिनो क्रिएट हो जाए। तो पाकिस्तान की सारी एफर्ट तो इसलिए थी, और इसमें अगर अब कोई और जियोपॉलिटिकल टर्न लेता हुआ नजर आ रहा है तो वो पाकिस्तान का स्टैंड थी राइट फ्रॉम द डे वन। इट इज वेरी क्लियर कि पैलेस्टीन क्वेश्चन पे पाकिस्तान की सपोर्ट जो है वो हमेशा पैलेस्टीनियंस के लिए रहेगी। बिल्कुल ठीक। और प्रोग्राम के इस हिस्सा में हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब ने भी ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, गुफ्तगू यही हो रही है इस प्रोग्राम में। इब्राहिम अकॉर्ड जो है सर, तमाम जब मामलात हमें लगता है कि शायद अब ये जंग के बादल छट जाएंगे, शायद जो धूल उड़ रही है वो बैठ जाएगी, ऐसे में सदर ट्रंप का एक ऐसा बयान सामने आ जाना कि ना जाने कहां से एकदम से इब्राहिम अकॉर्ड जो है वो सामने आ गया। तो सर, क्या वाकई जिस चीज का इजहार किया जाता है और बार बार फिर मीडिया में यह भी कहा जाता है कि शायद इसराइल का इन्फ्लुएंस खत्म हो गया सदर ट्रंप पे, लेकिन यूं लगता है कि इसराइल का वैसे का वैसा ही इस वक्त जो है वो एक असर और रसूख है अमेरिका पर कि जैसे पहले दिन से था। असल में इस वक्त तो जरूरत इस अमर की है कि उस चीज को देखा जाए जो ऑन गोइंग है, और ऑन गोइंग चीज जो है वो है ईरान की, इजराइल की और अमेरिका की जो लेटेस्ट जंग हुई है, और उस जंग के बाद सीज फायर हुआ। और अब सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने ऑफर किया था कि हम खुद ही इनिशिएटिव लिया था ये जंग को बंद कराने का, और एक दोनों ममालिक के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का। और उसका मकसद ये था कि किसी तरह ये जो लड़ाई का अफरियत है और उससे जो अलाइड, जो उससे लिंक जो चीजें, जो डिफिकल्टीज और जो माशी बहरान दुनिया में आ रहा है जी, उसको किसी तरह से पहले कंट्रोल किया जाए और उसको बेहतर किया जाए। और उसमें देखा आपने, एक दफा काम शुरू हुआ, फिर दरमियान में एक डिप आई, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने उसके ऊपर इनिशिएटिव लिया, जिसमें ट्रंप ने यह भी कहा कि मैंने पाकिस्तान के कहने पे जो है वो जंगबंदी की है। असल में जो उसका जंग का जो उस मारे जो ईरान और अमेरिका के दरमियान, इजराइल के दरमियान हुआ, उसका और रिजल्ट तो ये निकला था कि अमेरिका जो है वो बहुत उसकी एज ए सुपर पावर जो उसकी प्रेस्टीज थी वो बहुत बुरी तरह से डेंट हुई है। ये कहना कि अमेरिका एज ए सुपर, एज ए बिग पावर, एज ए मिलिट्री पावर खत्म हो गया, वो तो ठीक नहीं होगा।
लेकिन उनकी स्ट्रेंथ भी डेंट हुई है, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी डेंट हुई है, और उसके साथ साथ उनका जो प्रेस्टीज है दुनिया में, उनकी जो स्टैंडिंग है, वो बहुत उससे बहुत बुरी तरह, उसकी क्रेडिबिलिटी ने बहुत बुरी तरह सफर किया है। और उसके साथ साथ जो दौरे हुए, जैसे आपने देखा कि ट्रम्प का दौरा हुआ अमेरिका का, और पुतिन का दौरा हुआ चाइना का, तो और फिर ट्रम्प भी चाइना गए, तो उसके बाद दुनिया में एक जो इस वक्त आपको वेव नजर आ रही है, जो फीलिंग नजर आ रही है, जो इंडिकेटर है, वो ये है कि एक मल्टीपोलैरिटी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। अब इस तमाम सिनेरियो में जब चाइना भी ये कहता है कि तनाज़ात खत्म होने चाहिए, जब रशिया भी ये कहता है कि तनाज़ात खत्म होने चाहिए, और जब रशिया और चाइना का ऑफिस मेमोरेंडम भी ये कहता है कि किसी तरह से हेजेमनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मिलिटराइजेशन बर्दाश्त नहीं की जाएगी, थानेदारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो वहां पे बात इस बात पे आके रुकी है कि आप किस तरह जंग को खत्म करते हैं। जंग तो रुकी हुई है, लेकिन उसके साथ इसी काइनेटिक डोमेन के अंदर आप एक कोल्ड वॉर के अंदर काइनेटिक डोमेन में कोल्ड वॉर के अंदर दाखिल हुए हैं। और वो कोल्ड वॉर इस तरह है कि अमेरिका ने भी अपना जो है वो रखा हुआ है ब्लॉकेड, और चाइना ने भी रखा हुआ। अब इसको खत्म किस तरह करना, तो बेसिकली इस वक्त अब्राहम अकॉर्ड वगैरह चीजें जो वो पीछे हैं, वो बाद में डेवलप होंगी। जिस वक्त ये जो इशू है, ये आपको दे रहा है, इस इशू ने जो आपको रियलिटीज दी हैं, जो आपको अंडरस्टैंडिंग दी है, उनके ऊपर बातचीत जो हो रही है, उसमें अब ये कहा जा रहा है कि आप ये देखिएगा कि वैसे तो ईरान ने अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव था, जो मिशन स्टेटमेंट थी, जो उनका मकसद था, उसको वैसे ही दबड़बूस कर दिया, उसको वैसे ही तबाह बर्बाद कर दिया कि रिजीम चेंज हो गया, या मिसाइल हो गया, या न्यूक्लियर। आज 84th डे है जंग का, और आज जो बातचीत हो रही है, उसमें बातचीत इस अमर पे हो रही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पहले खोला जाए जी, उसके बाद एक 60 दिन का, 40 दिन का, 20 दिन का, जो भी हो, एक ऐसा पीरियड आए जो ईरान ये चाह रहा था कि जिसके अंदर वो अमेरिकन इंटेंशंस को, इजराइल इंटेंशंस को गेज कर सके कि क्या वाकई वो जो है वो पीस को रखना चाहते, अमन रखना चाहते। उसके बाद उस स्पेस में बातचीत हो बाकी चीजों। तो अमेरिका जो ये कह रहा था कि न्यूक्लियर जो है, जो जेनरिक यूरेनियम के अलावा तो हम बात नहीं करेंगे, आज अमेरिका वहां भी शिकस्त खा गया है। जब 84वें दिन उसने वही बात मान रही है जो ईरान कह रहा था, और जो ईरान का स्टांस था कि पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोले, आप ब्लॉकेड करें, फिर सेकंड फेज में हम यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर बातचीत करेंगे। बिल्कुल ठीक, इस हवाले से आपका पॉइंट आ गया। अब्दुल्ला गुल साहब, सर ये जो एक कुछ लो की पॉलिसी है, ईरान कहां तक कॉम्प्रोमाइज कर सकता है? क्या चीजें हैं कि जिस पर वो हाँ कर सकता है? क्या कोई अपनी ताकत जो है उसको वो कम करने के लिए राजी हो सकता है? क्योंकि ताकतवर ये जो है ईरान, वो इसराइल के लिए कभी भी काबिल कबूल नहीं है। और इसके साथ साथ ही जुड़ा ये भी क्वेश्चन कि क्या अब जितनी सुबकी अमेरिका उठा चुका, जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, उसके बाद क्या वो इस अब्राहम अकॉर्ड को या इन तमाम जो मुआहिदे हैं उनको वैसे इंप्लीमेंट करवा सकता है जैसे वो करवाना चाहे? सलमान क्यानी साहब देखें, वो ये चाहते हैं कि भागते चोर का जो कुछ मिल जाए, वो मतलब दूसरे लफ्जों में ये वो चाहते हैं कि कुछ तो मुझे मिल जाए और कुछ नहीं। तो वो कहते हैं ना, जैसे मैं बचपन में जब जाया करता था बाजार में, तो और कुछ नहीं मिला तो मैंने अम्मी से कहा कि और कुछ नहीं तो वो वाटर कूलर ही ले दें मुझे, हालांकि मेरा वाटर कूलर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो मकसद ये कहने का है कि एक फजूल बात है जिसका कोई ताल्लुक। अब जो ईरान जो है क्या कर सकता है, ईरान ने 14 नुकात दे दिए हैं, वो उसी के ऊपर कायम है। वो रोज डोनाल्ड ट्रंप को तो मिसाल अब आने वाले वक्तों में दी जाएगी कि भाई तू तो डोनाल्ड ट्रंप की तरह रंग बदलता है, गिरगिट तो वैसे ही बेचारा बदनाम है। तो इसलिए वो अब मकसद यहाँ यह है कि दुनिया के अंदर नॉन सीरियस लोगों की जरूरत नहीं होती, और इससे वो अच्छी बात नहीं है। अमेरिका एक बड़ा मुल्क है, उनकी बड़ी सर्विसेज है इंसानियत के हवाले से भी, तो आप उनका तमस्खर ना उड़ाएं। आप जो मर्जी होंगे, लेकिन आप इंडिविजुअल हैसियत में जो मर्जी करें, लेकिन एज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड मैच्योर, बट अनफॉर्चुनेटली यू आर अदर वे राउंड। अब दूसरी बात जो उसके अंदर है वो ये है कि ईरान देखें, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इसके ऊपर हमारे
हमारे दोनों मौजूद पैनलिस्ट जो है वो भी माजी में बात करते रहे, इससे बेहतर क्या डील मिलेगी? देखिए, एक वक्त आया था 2025 के अंदर जब ओमान के अंदर उन्होंने ये भी मान लिया था कि हम 0% एनरिचमेंट पे ले आएंगे, लेकिन अब तो अमेरिका ने खुद उनको ये साबित किया, ईरान इजराइल ने साबित किया कि आपको न्यूक्लियर रखना होगा। और ये भी एक बड़ी अहम बात है कि अच्छा जी 20 साल के बाद आप बना लें, 20 साल बाद भाई ये क्या फजूल बात है, ये तो एक दीवाने की बातचीत है। मेरे ख्याल में दे शुड ग्रो अप। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एक ब्रेक का कहा जा रहा है और ब्रेक के बाद हमने बात करनी है कि एक जानिब हमें सदर ट्रंप का बयान नजर आता है कि वो कहते हैं कि जो है ये जो कुछ होगा अमेरिका की ख्वाहिश पर होगा, लेकिन वहीं पे मार्को रूबियो का बयान सामने आता है जिनका कहना है कि आज रात मुतवक्के है कि कोई ऐसा एग्रीमेंट सामने आ जाए कि जिस पर दोनों सिग्नेचर कर दें। तो इस हवाले से बात करेंगे कि अमेरिका इतनी कलाबाजियां क्यों खा रहा है, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को एक दफ़ा फिर से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब मौजूद हैं। कर्नल साहब, सर ब्रेक से पहले यही सवाल था कि एक जानिब जो है वो अमरीकी सदर का बयान कुछ और आता है, मार्को रूबियो जो है वो कहते हैं कि आज रात मुआहदा हो सकता है, फिर वो वहां पर खड़े होते हैं इंडिया में और पाकिस्तान के खिलाफ भी एक बयान दाग देते हैं। तो सर ये क्या चल क्या रहा है? जी ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जी, क्योंकि देखिए कि जो ट्रंप साहब हैं वो बिल्कुल सुई जेनरस हैं जी, उनका कुछ पता नहीं चलता कि वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं और कब वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। फिर ये कई दफा ये कह चुके हैं जी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट कि ये माहिदा आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन वो जो है वो डेट नहीं आती, और सिर्फ जो एक जो है वो एक आप यूं कह लीजिए कि एक अनसर्टेनिटी में और मजीद इजाफा हो जाता है। तो आई थिंक जी ये बेसिकली जब आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर ना हो, जब आपके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्लियर ना हो और पॉलिटिको स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्लियर ना हो, तभी होता है। जब आप किसी और की जंग लड़ रहे हों और किसी और के कहने पे आप एक जियोपॉलिटिकल एडवेंचर में निकले हों, तो तब ये होता है कि आपको खुद क्लियर नहीं होता, फिर आप जो है वो इस तरह की बातें करते हैं। प्लस ये अमेरिकन प्रेसिडेंट को कहा गया था कि जी वेनेजुएला मोमेंट है, 3-4 दिन लगेंगे और ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन आगे से हरमुज जो मोमेंट है वो क्रिएट हो गया। अब इस वजह से भी बहुत कंफ्यूजन है। प्लस जो इंटरनल पॉलिटिकल ग्रेविटी है अमेरिका की, वो भी बहुत एंटी वॉर है। वो भी ये कह रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम कि ये हमारी वॉर नहीं है, ये इजराइल की वॉर है और हमें इजराइल की वॉर अब नो मोर और नहीं लड़नी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जी, इन सारे फैक्टर्स की वजह से जो इनकी कंफ्यूजन है वो आपको अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और अमेरिकन प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट्स में नजर आती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा गजनफर साहब, सर ये अमेरिका की जो ख्वाहिश है कि वो एक फतह का जो तमगा है वो अपने सीने पर सजा सके, क्या सर इस सारी सूरत हाल में वो पूरी होती नजर आती है? और खास तौर पर एक सुपर पावर, जैसा कर्नल साहब ने बात की कि वो एक कंफ्यूजन का शिकार है, वो कि जिसके निसाब हम पढ़ते हैं, जहां पर स्ट्रेटेजी की बुक्स पढ़ी जाती हैं और इवन वॉर स्ट्रेटेजीज पर बुक लिखी जाती है, ऐसे मुल्क का सदर जो है वो इस किस्म की हरकतें करे, वहां के जो ऊपर के आला ओहदे के लोग हैं वो ये करें कि यूं लगे कि क्लैरिटी है ही नहीं उनमें। तो क्या सर ये एक डाउनफॉल है एक सुपर पावर का? इस सुपर पावर का डाउनफॉल नहीं है, इसलिए कि अगर आप जंग से पहले वाला अमेरिका देखें उसमें बहुत दफा, मतलब स्पेसिफिक इजराइल बात कर रहा हूँ, तो उसमें बहुत दफा इजराइल ने ये ही मंसूबा बहुत सारे सदूर को पेश किया था, जो एंथनी ब्लिंकन जो उनके पुराने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो कह चुके हैं, वो अपना वो ये कह चुके हैं कि जी ये हर एक सदर को पेश किया गया था, लेकिन उन्होंने इसको बाय नहीं किया। अब ट्रंप का आपको पता ही है बैकग्राउंड। ट्रंप वही शख्स है जिसने वॉशिंगटन जब हार गया था तो उसने कैपिटल हिल पे हमला करा दिया था, तो वो तो क्रिमिनल माइंडेड शख्स है, ही इज अ कैरेक्टरलेस मैन। और इस वॉर से पहले भी देखिए तो पेंटागन पे ब्रीफिंग दी थी, CIA ने अपने एस्टिमेट्स की ब्रीफिंग दी थी, 60 मिनट की ब्रीफिंग थी, उसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के पास कोई ऐसे हथियार नहीं है जिस तरह वो अमेरिका को हिट कर सके, जो ट्रंप साहब गलत कह रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा था कि अगर आप रिजीम चेंज करेंगे तो वहां और एक्सट्रीमिस्ट रिजीम आ जाएगा। सो जो अदारे थे उन्होंने अपनी चीज, अभी आप तुलसी गबार्ड जो है आपने देखा, उन्होंने या इस्तीफा दिया है, उनको निकाल दिया गया। उन्होंने अपनी कांग्रेचुअल हियरिंग में आपने सुना होगा उसने क्या कहा था, उन्हें कहा था कि जी ईरान के पास कोई ऐसा न्यूक्लियर वेपन है ही नहीं, जबकि ट्रंप कह रहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है। और उसके साथ साथ उनके बहुत सारे जनरल ऑफिसर ने रिजाइन किया, उनका आर्मी चीफ ने रिजाइन किया।
तो उसने रिजाइन करने के बाद क्या कहा कि अब अमेरिका जो है पागल शख्स के हवाले हो गया है जो अमेरिकन आर्मी को बर्बाद करेगा और इस तरह बाकी चीजें। तो मतलब कहने का वहां पे जो लोग हैं जिनको समझ है वॉर की, वो उसके मुताबिक बात कर रहे थे, लेकिन अमेरिका में स्पेसिफिक इजराइल जो माहौल होता है वो समझने की बड़ी जरूरत है। वो स्पेसिफिक इजराइल जो माहौल है वो रैशनल पे बेस नहीं करता, वो एक ज़ियोनिज्म और एक मजहबी जनून है जिसके ऊपर बेस करता है। उसका शिकार ट्रंप भी है और उसका शिकार नेतन्याहू तो है ही, उसका इंस्टिगेटर और उसको लेके आगे चलने वाला। तो इन चीजों ने लॉजिक की तरफ उनको नहीं जाने दिया। अब जैसे मैंने आपसे अर्ज किया ना, ट्रंप की डिमांड थी कि पहले आप न्यूक्लियर पे बात करें फिर हम आगे चलेंगे। आज वो ट्वीट कर रहा है कि जी पहले हॉर्मोज खुल जाएगी, उसके बाद सेकंड फेज में हम बात कर लेंगे। तो वहीं पे खड़े हो गए ना, जहाँ पे पहले दिन खड़े थे, 84 दिन है, उधर ही आगे खड़े हो गए। तो बात किसकी मानी गई? ईरान अभी कह रहा है कि हमें 3 से 4 दिन चाहिए इस ड्रॉट को पढ़ने के लिए। ट्रंप भी कह रहा है कि जी हमें थोड़ा टाइम चाहिए। मार्को रूबियो ने कहा कि जी को 72 घंटे में तो न्यूक्लियर डील नहीं रहती, इट कैन नॉट बी डन एट द बैक ऑफ द टेबल नैपकिन। तो इसका मतलब ये है कि वहां पे जो चीजें इनिशियली होंगी, जब वो दायरे कार, दायरे इख्तियार, दायरे अमल सेटल हो जाएगा, उसके ऊपर ट्रंप के बयानात तो बेवकूफी के आते रहेंगे, उसकी फिक्र न कीजिए। लेकिन रियलिटी को देखिए कि आज की रियलिटी क्या है, और वो रियलिटी ये है कि कुछ होगा तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज खुलने के बाद होगा। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। अब्दुल्ला साहब, सर आप क्या देखते हैं कि जिस तरह से मार्को रूबियो का एक स्टेटमेंट आता है, तो सर आपको भी लगता है कि क्या मुआहिदा होने के चांसेस अब हैं ज्यादा से ज्यादा, और खासतौर पर आज की रात अगर बात की जाए तो? देखिए सलमान कियानी साहब, बात यह है कि उनके पास और ऑप्शंस क्या हैं। आज रात, कल रात, परसों रात, दैट डज नॉट मैटर। द थिंग मैटर्स वो ये है कि उनके पास ऑप्शन क्या है। उनकी जो 2 सलाहियतें थी जो कि बहुत उनके लिए समझी जाती थी, एक उनकी जो है वो समझी जाती है कि जी वो एरियल जो कॉम्बैट उनकी फैसिलिटी है, यानी कि जो फजाइया उनकी, तो फजाइया तो कॉम्प्रोमाइज हो गई। 42 जहाज गिर गए भाई मेरे। आप याद करें 8-0 का स्कोर जो था, उसने नरेंद्र मोदी को किसी जगह के ऊपर आसियान कॉन्फ्रेंस में वो नहीं जा सका, यूएन की सालगिरह पे वो नहीं जा सका, शर्म शेख वो नहीं जा सका, क्योंकि उसको शर्मिंदगी का सामना था। लेकिन यहाँ 42 जहाज गिर गए हैं और उसमें दुनिया का नंबर 1 जहाज, स्टेल्थ जहाज, F-35 जैसा जहाज गिर चुका है। अच्छा, इसलिए वो एरियल कॉम्बैट तो करने की पोजीशन में नहीं है। दूसरा यह है कि जो इसमें एक और भी बात है, C-3 जहाज जो कि मतलब फजा के अंदर रेडार की सहूलत और जिसको कहते हैं कि वहां के उनकी आंख और कान जो है वो तक मार भी है, तो पीछे रहा क्या उनके पास। अच्छा, फिर आ जाते हैं उनकी नेवी के ऊपर। नेवी के अंदर उनके 2 कैरियर ग्रुप थे, स्ट्राइक कैरियर ग्रुप जिनको कहते हैं, जेराल्ड फोर्ड और अब्राहम लिंकन। वो दोनों जो है उनके ऊपर पुरस्कार हादसा पेश आ गए। तो फिर अब मुझे ये बताएं कि ना नेवी है ना उनकी एयरफोर्स, तो जो मिसाइल हैं वो टॉमोहॉक 550 किलोमीटर रेंज है। ईरान ने अपने एसेट्स जो है वो दरमियान में ले आया है, जो उस मिसाइल की रेंज में ही नहीं आते। अगर वो दूसरे लेके आएंगे, जिसको वो कह रहे थे कि हम डार्क ईगल लेके आएंगे अपना, वो तो है ही टोटल 8 उनके पास। फिर उनके जो है वो ग्राउंड फोर्सेस इस गर्मी में चॉकलेट क्रीम सोल्जर हैं, चॉकलेट को धूप में रखते हैं तो क्या होता है, पिघल जाती है, वो पिघल जाएंगे बेचारे। क्यों गोरों के ऊपर आप जो है वो थोड़ा सा रहम करें। और डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, ये मुआहदा करेंगे, उनको करना पड़ेगा। वो जो ये समझ रहे हैं कि मैं विक्ट्री का साइन बना के निकलूंगा, ये उनके लिए मुमकिन नहीं होगा, मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ठीक। अब्दुल्ला गुल साहब, चेयरमैन जवानान पाकिस्तान, ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब, दिफाई तज्जियाकार, और कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब, आप तीनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। आपका तज्जिया यकीनी तौर पर बहुत काम का होता है, और ख़ास तौर पर वक्त के मुताबिक जो आप बात करते हैं वो फिर होती हुई नजर भी आती है। बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद अब हम बात करेंगे खास तौर पर मईशत का कुछ अहवाल हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, और उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, माहिर मईशत। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बजट आने वाला है 2026, और लोग जो हैं यूं लगता है कि इस वक्त बहुत मुश्किल में हैं, कसम पुरसी की हालत में हैं। तो सर, सबसे पहला तो यही आपसे सवाल कि ये बजट क्या इन लोगों के लिए कुछ रिलीफ लेकर आएगा या फिर सख्तियां मजीद बढ़ जाएंगी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कि पाकिस्तान के लिए इट्स एन इम्पॉर्टेंट बजट एंड द रीजन आई से दैट इज कि आईएमएफ की एंगेजमेंट का तकरीबन आखिरी बजट होगा, बिकॉज जो अगला बजट होगा उसके फौरी बाद सितंबर अक्टूबर में आईएमएफ एंगेजमेंट खत्म हो जाएगी। ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका है कि थोड़े से सवालात सही करें अपने जो बजट को बना रहे हैं। ये जो हमारा और बहुत से मैं डेवलपिंग कंट्रीज का देखता हूं कि उनका एक ऑब्सेशन है टैक्स टू जीडीपी रेशियो का, इससे निकल जाएं। पहले तो सवाल ये पूछें कि जो ये बजट है उसमें हम इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी, एक्सपोर्ट्स और फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी कैसे कर सकते हैं, और फिर क्या ये पीनलाइज करता है फर्म्स को बड़ा होने में, क्या डॉक्यूमेंटेशन को हेल्प करता है, क्या ग्रोथ को हेल्प करता है, क्या ये लॉन्गर टर्म कंपेटिटिवनेस ऑफ द इकोनॉमी बढ़ाता है। अब ये सब गुफ्तगू मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब ये सब गुफ्तगू नहीं होती तो लोगों की असल रिलीफ जो कि नौकरी है, लोगों की असल रिलीफ ये है कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बेहतर हो, जो असल रिलीफ्स हैं लोगों के लिए। लोगों की असल रिलीफ है कि जो टैक्सेशन ऑन इलेक्ट्रिसिटी है वो कम हो, लोगों की असल रिलीफ है कि पर्सनल इनकम टैक्स को कम किया जाए। ये सब चीजें मुमकिन है, पर वी मस्ट आस्क द राइट क्वेश्चन। फंडामेंटल क्वेश्चन जो है वो पाकिस्तान का ये है कि क्या ये बजट इंसेंटिवाइज करता है एक ऐसे स्ट्रक्चर को जो इकोनॉमी को पनपने दे और बढ़ने दे, या ये बजट वही रहता है कि 54% मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स है, पर्सनल इनकम टैक्स बहुत हाई है। ये सब चीजें दुरुस्तगी मांगती हैं। आईएमएफ की एंगेजमेंट मैंने बार बार कहा है कि एक दुरुस्तगी मांगती है इस वक्त, जिस तरह से हम एक सुपर टैक्स, एक हाई इनकम टैक्स, एक हाई कॉर्पोरेट टैक्स, एक हाई जीएसटी, फिर हम फंसे हुए हैं जिसको मैं कहता हूं कि हमेशा से विदहोल्डिंग रिजीम, प्रिजम्पटिव रिजीम्स, टर्नओवर टैक्सेस की रिजीम, इन सब से मुल्क को निकालना है। अगर इस थॉट प्रोसेस से एक ट्रांसफॉर्मेटिव बजट लेके आएंगे तो ना लोगों की जेब पर भारी पड़ेगा, इन्फ्लेशन को भी कम करेगा और लोगों को भी एक रियल रिलीफ इन टर्म्स ऑफ, जिसे कहेंगे उनकी इनकम्स में इजाफा होगा, यानी कि टेक होम पे में इजाफा होगा, और पेंशन की रिलीफ, यानी कि आप पेंशन के निजाम को और बेहतर वजह करें। अगर तो ये सब काम आपको होते हुए दिखाई दे। तौर पर डॉक्टर साहब कता कलामी की माजरत, यकीनी तौर पर आप जो कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए, लेकिन सर क्या हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं वो इस चीज को सपोर्ट करती नजर आती हैं? क्योंकि अब तक तो हुकूमत दावा करती आई है कि हमने बहुत जो है वो रिलीफ दिया लोगों को, लेकिन आम तौर पर जो हम मार्केट में हालात देखते हैं तो लोग तो मुश्किल में हैं। 415 रुपए पे पेट्रोल चला गया था, 6 रुपए कम हो गया। इसमें जो पीडीएल का ही कंपोनेंट है, 102 रुपए पेट्रोल पे पीडीएल है। मैं हमेशा समझाने की कोशिश करता हूं कि ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है और इसको हमने इस तरह लगाया था कि जब पेट्रोल की कीमत ऊपर जाए तो इसको काउंटर साइक्लिकल में नीचे रखा जाए। सो ये मैं एक मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि अगर 684 अरब रुपए का एफबीआर का शॉर्टफॉल आ रहा होगा, एग्रीड टारगेट्स ही ऐसे ना रखें जिन पे हमें शॉर्टफॉल्स दिखाई दे। पाकिस्तान की जरूर बहुत सी काविश है और कई दिहाइयों से है कि हम अपने टैक्स के निज़ाम को मसावी बनाएं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विटी पैदा करें और इस निज़ाम में इतनी डेप्थ लाएं कि लोग फॉर्मल सेक्टर में आने के लिए आसानी समझें, ना कि प्यूनिटिव समझें कि मैं आ गया तो फंस गया। ये सब काम अब हम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट बात अथॉरिटीज को समझनी है कि पाकिस्तान की जो दूसरी साइड ऑफ द पिक्चर है, जिसको एक्सपेंडिचर साइड कहते हैं, वो बहुत तकलीफ में है। हम कई सब्जेक्ट ऐसे चला रहे हैं जो वफाक को नहीं चलाने चाहिए, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, आई मीन लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन। इट इज पाकिस्तान्स मोमेंट टू डू ऑल दिस। ठीक हो गया। अच्छा, आपके साथ मजीद भी गुफ्तगू करनी है और खासतौर पर आज हमें नवीद कमर साहब का बयान नजर आता है कि एफबीआर और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक का कहा जा रहा है और ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू हो रही है मईशत पर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब। डॉक्टर साहब, बात फिर वही कि टैक्सेस की भरमार है और ऐसे में तनख्वाहदार तबका क्या इस वक्त किसी रिलीफ की तवक्को कर सकता है? मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा पर्सनल इनकम टैक्स जो है, एक तो 6 लाख का जो स्लैब है जहां से शुरू होता है सालाना की बुनियाद पर या माहाना 50,000 की बुनियाद पर, इसको बढ़ा देना चाहिए, इसको 8 लाख कर देना चाहिए। नीचे से लोग बहुत थोड़ा सा उनको रिलीफ मिल जाएगा। फिर हर स्लैब में कोई थोड़ी सी आई थिंक ईजिंग करनी चाहिए, जो सबसे अपर स्लैब है उसको भी ऊपर ले जाना चाहिए। आई थिंक इस तरह की चीजें जरूर करनी चाहिए। सुपर टैक्स जो है उसको, स्पेशली ये जो पीआईटी पे है, पर्सनल इनकम टैक्स पे, इस पे बहुत
गौर करके देखना चाहिए। बट यू मस्ट रिमेंबर कि ये सब करने के लिए IMF के साथ बहुत निगोशिएट करना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा कि व्हाई डू यू वांट टू डू दिस। इसलिए कि लोगों की कुव्वते खरीद पिछले चंद सालों में कम हुई है और बहुत हेवी टैक्सेशन हमने फॉर्मल सेक्टर पे रखी है। इसने लोगों को इनफॉर्मेलिटी की तरफ धकेला है। और जिस तरह हम कहते हैं कि अगर आप टैक्स के थ्रेशोल्ड को इस लेवल पर ले जाएं कि लोगों को इनफॉर्मेलिटी का गुमान होना शुरू हो जाए, तो देन यू रियली नीड टू थिंक अबाउट इट। तो सर और यहीं वैसे पर भी सर जो नवीद कमर साहब का बयान सामने आया था कि FBR और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते, तो सर क्या किस हद तक हकीकत है उनके इस बयान की? देखिए, आई ऑलवेज से कि FBR जिस तरह भी आप उसको समझें, वो ही आपको इस साल 13,100 अरब रुपया जमा करके देगा। इट्स अ टफ जॉब फॉर देम, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बट इसके साथ साथ ये भी बात दुरुस्त है कि जो ट्रस्ट, जो फेथ और जो टैक्स मोराल, जिसका मतलब ये है कि लोग टैक्स देना चाहें, वो FBR बिल्ड नहीं कर सका। क्रेडिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसी फ्रेमवर्क्स जो आसान कर दें टैक्स देने को, यानी कि 2 पेज का फॉर्म हो, ऑनलाइन हर चीज हो, वो भी चीजें FBR नहीं कर सका। कॉन्सिक्वेंशियली लोग FBR को एक ऐसा प्यूनिटिव अदारा समझते हैं कि अगर हम फंस जाएंगे तो फिर फंसे रहेंगे। दैट्स बिल्कुल ठीक, अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल क्रेडिबिलिटी ठीक। ऑफ जी 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 सर, आखिरी बात ये कंप्लीट करूंगा, कीजिएगा। तो जी इसके जी अलावा कोई चारा नहीं है कि हम FBR जैसे अदारे को एक, जिसे कहते हैं ना, मिसाली अदारा बनाएं और उसमें टेक्नोक्रेसी ऐड करके हम उसको इस तरह का अदारा कस्टम साइड पे बनाया भी जा और सकता है। जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आपने हमारे साथ मईशत पर गुफ्तगू की। तो नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।